नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के उद्घाटन पर 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को 380 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हर कंपनी, हर स्टार्टअप के लिए स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता का वितरण किया। इससे बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से की जा रही इस मदद का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वाद और तकनीक का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा। इससे एक नई अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। पिछले 9 वर्षों में क्षेत्र ने FDI में 50,000 करोड़ रुपए को आकर्षित किया है। पीएम ने कहा कि ये भारत सरकार की उद्योग समर्थक और किसान समर्थक नीतियों का परिणाम है। पीएम ने श्री अन्न को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे लेकर पूरे विश्व में जागरूकता आई है। उन्होंने ऐसे उत्पादों को तैयार करने पर जोर दिया जिससे खाने की बर्बादी को रोका जा सके। 3 से 5 नवंबर तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में भी मनाना है। यह कार्यक्रम कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान कर रहा है, जिसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा है कि विश्व में बदलती हुई फूड डिमांड को देखते हुए खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप और कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। भारत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्ल्ड फूड इंडिया के शानदार आगाज पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पिछले 9 साल में 150% की उन्नति के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। लोग जहरीली होती हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। शुक्रवार को कई इलाकों में AQI 500 के पास पहुंच गया। एयर क्वालिटी प्रबंधन दिल्ली की ओर से आई जानकारी के मुताबिक प्रदेश की हवा बायोमास यानी पराली जलाने की वजह से खराब हुई है। प्रबंधन के मुताबिक PM 2.5 में बायोमास का 35.5% हिस्सा प्रदूषण में शामिल है। दिल्ली सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बार बार कड़े और बड़े कदम उठाने का दावा कर रही है, लेकिन नतीजा कोई खास नहीं है। दिल्ली में बिगड़ती वायु प्रदूषण को लेकर भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं। उन्हें दिल्ली के लोगों की सेहत से कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, यानी अब आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पर पूरी तरह से बंद रहेंगे और दिल्ली मेट्रो ने अपने फेरे बढ़ा दिए हैं। BS3 मानकों वाले पेट्रोल और BS4 मानकों वाले डीजल वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली NCR के प्राइमरी स्कूलों को शनिवार तक बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों पर इसकी जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी है, लेकिन भाजपा पूछ रही है कि दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब में पराली जलाने के बढ़ते मामलों को बड़ा कारण बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार पराली प्रबंधन में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को संसद की एथिक्स कमेटी में सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा ने जबरदस्त हंगामा किया और सवालों का जवाब दिए बिना ही कमेटी की सुनवाई से वॉकआउट कर गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कमेटी पर उचित व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि समिति के अध्यक्ष ने इसका खंडन किया। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर व्यापारी हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद एथिक्स कमेटी की ये पूरी जांच शुरू हो गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी की जांच को भटकाने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अनुसूचित जाति के सांसद विनोद सोनकर जी की छवि को बीएसपी सांसद दानिश अली ने ठेस पहुंचाई है। महुआ मोइत्रा ने अनुचित और व्यक्तिगत सवाल पूछने को लेकर कोई सबूत नहीं दिए हैं। उधर भाजपा महुआ मोइत्रा पर हमलावर है और विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में व्यापारी हीरानंदानी पहले ही अपने हलफनामे में ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को सवाल पूछने के एवज में कई प्रकार से आर्थिक मदद की है। सैन्य इंजीनियर सेवा के प्रोबेशनर ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एक इंजीनियर की भूमिका सिर्फ गणना, डिजाइनिंग और निर्माण तक सीमित नहीं है। ये बहुत व्यापक है और इसमें समुदायों को जोड़ना, सपनों को साकार करना और भविष्य को आकार देना शामिल है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति ने आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने और बिचौलियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री को हटाने का निर्देश देने के लिए नोडल अधिकारियों का एक संस्थागत तंत्र स्थापित कर दिया है। नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करके पायरेसी पर लगाम लगाने की है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस कदम से पायरेसी पर लगाम लगेगी और फिल्म उद्योग को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के थियोंथर में और रीवा, सिरमौर और सेमरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी रैली में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम उस पार्टी की संस्कृति से नहीं आते हैं जो झूठे वादे करके, गुमराह करके आपको छलावे में डालकर वोट लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगापुर जिला के टीकमगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने जो वादा किया है वो निभाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी सहित विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कोई इनको चिट पकड़ा देता है तो बोल देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नीमच जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को कई मुद्दों पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आने पर पेपर सॉल्वर गैंग पर नकेल कसेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन वापस करने के आखिरी दिन बड़ा उलटफेर हुआ। कई बागियों ने अपना नाम वापस ले लिया है, वहीं कई बागी अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यशाला कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। अमित शाह ने कहा कि हमने लाखों लोगों से चर्चा करके एक घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तैयार किया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करके प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी व 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने का वादा किया। 1 लाख खाली पदों पर 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल के आधार पर भर्ती की जाएगी। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है, आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल में कानून व्यवस्था में कांग्रेस सरकार फिजड्डी साबित हुई है। हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ बनाने के जो उद्देश्य थे उन्हें नाकाम करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है।
राजस्थान के राजसमंद में भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के लोग आज आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है और इस सूची में 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिनमें टोडा भीम निर्वाचन क्षेत्र से रामनिवास वीना और शिव निर्वाचन क्षेत्र से स्वरूप सिंह खारा शामिल है। राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नामांकन पत्र भरा। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से एक बार फिर से मैदान में उतारा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोटला में चुनावी रैली की और इस मौके पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना एक अमन पसंद रियासत है और जब तक केसीआर जिंदा है तब तक ये अमन पसंद रियासत ही रहेगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र इस महीने की 10 तारीख तक सभी कार्य दिवसों पर भरे जा सकते हैं। नामांकन की जांच 13 नवंबर को की जाएगी और 15 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारत के 8 दिवसीय दौरे पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भूटान नरेश अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर उपलब्ध होगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन मामले में ईडी ने प्रदेश में 25 स्थानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के आवास की तलाशी ली। ईडी की ये कार्रवाई जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हुई है। वहीं ईडी ने पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के दफ्तर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। तमिलनाडु के कई स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई है और चेन्नई समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में तलाशी ली गई है। ये छापेमारी तमिलनाडु के लोक निर्माण और राजमार्ग मंत्री एवी वेलू के परिसर पर की गई। आयकर विभाग तमिलनाडु के लोक निर्माण और राजमार्ग मंत्री एवी वेलू के तिरुवन्नामलाई स्थित घर और चेन्नई में उनके सहयोगियों के यहाँ भी जांच की गई है। आईटी छापेमारी के तौर पर आप दिवंगत द्रमुक नेता वासुकी मरुगसेन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यूट्यूबर और बिग बॉस के विजेता एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार आरोपी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। एल्विश पर रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप लगे हैं। भाजपा सांसद और पीपल फॉर एनिमल यानी कि पीएफए की संस्थापक मेनका गांधी ने कहा है कि सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सजा होनी चाहिए। ये गंभीर अपराध है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि राज्य का नाम कर्नाटक किए हुए 50 साल हो गए हैं। राज्य सरकार ने पूरे साल जश्न मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसकी अगली कड़ी में हमने गडक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संस्कृति संसद का आयोजन किया गया। वर्तमान समय में धर्म और संस्कृति पर होने वाले प्रहार को कैसे रोका जाए, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही किस तरह धर्म का प्रचार प्रसार युवा पीढ़ी तक हो और वो अपनी संस्कृति और धर्म को पहचाने, इसके लिए काम करने का संकल्प लिया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला के अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा पर भी प्रकाश डाला और इसके साथ ही भगवान श्री राम लला के आयोजन की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें ज्ञानवापी मामले की 2021 की सुनवाई कर रही एकल न्यायाधीश की पीठ से मामला वापस लेने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के प्रशासनिक फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और निलंबित सांसद राघव चड्ढा से प्रवर समिति मामले पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा और उम्मीद जताई कि सभापति इस मामले पर सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा सभापति से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि उनका मकसद किसी तरह सदन की गरिमा कम करने का नहीं था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल अक्टूबर 2023 की अवधि में 394 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। यह उत्पादन पिछले साल की तुलना में 42 MT अधिक है। ऑटोमोबाइल बाजार में त्योहारों की धूम। अक्टूबर माह में वाहनों की थोक बिक्री सबसे अधिक, वाहन बिक्री में 16.3% की बढ़त। दिवाली से पहले भारतीयों के बीच SUV की मांग की बढ़त दर्ज की गई है। सेमीकंडक्टर की कमी दूर होने पर वाहन उत्पादन में आई तेजी। दुनिया भर में भारतीय दवाइयों की मांग में बढ़त। वित्त वर्ष 2021 से 22 में फार्मा की आयात में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं वित्त वर्ष 2022 से 23 में फार्मा निर्यात की बढ़ोतरी दर को 2% रही। राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 नवंबर भर के लिए पूरे देश में चलाया जाएगा। 100 शहरों में 500 स्थानों पर 17 पेंशन वितरण बैंकों और अन्य विभागों के सहयोग से 50 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। जून सितंबर तिमाही में एप्पल का राजस्व अपने रिकॉर्ड स्तर पर। एप्पल के CEO टिम कुक भारत को असाधारण बाजार के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार भारत में बहुत से लोग मध्यम वर्ग में शामिल हो रहे हैं। बाजार ने लगातार दूसरे दिन तेजी पकड़ी। सेंसेक्स 283 अंकों की बढ़त के साथ 64,364 अंकों पर बंद हुआ। त्योहार से पहले निफ्टी ने दर्ज की बढ़त 97 अंकों की उछाल। 19,231 अंकों पर हुआ बाजार बंद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है, लेकिन भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं दर्ज किया गया। अमेरिकी डॉलर रुपए के मुकाबले 6 पैसा गिरकर 83.28 पर बंद हुआ। 83.22 पर चालू हुआ था बाजार। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इटली के दौरे पर। विदेश मंत्री ने इटली के रोम में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इटली के उद्यम मंत्री एडोल्फो उर्सो से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने भारत में निर्मित और इटली में निर्मित के अनुभवों का आदान प्रदान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका के दौरे पर। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आने के 200 साल पूरे होने पर आयोजित NAAM 200 कार्यक्रम में शामिल हुई। UPI की सेवा श्रीलंका में शुरू करने पर दोनों देशों के बीच बातचीत। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ब्रिटेन में आयोजित AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मंत्री ने GPAI और भारत के AI शिखर सम्मेलन के लिए सभी देशों को निमंत्रण दिया। सम्मेलन में उनकी मुलाकात एलोन मस्क से भी हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान UAE के दौरे पर। CBSE का दफ्तर जल्द ही UAE में खुलेगा। UAE में IIT का भी एक शाखा खोलने की योजना है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे तेल अवीव। IDF का दावा 24 घंटों में हमास के 100 से अधिक आतंकी ढेर। ईरानी जेल अधिकारियों ने हिजाब पहनने से इनकार करने के बाद जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की विजेता नरगिस मोहम्मदी की अस्पताल में देखभाल रोक दी। कुलभूषण जाधव के मामले में समस्या एक बार फिर बढ़ी है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के मुताबिक मिलिट्री की तरफ से आम लोगों पर मुकदमा चलाने से रोकने को लेकर दिया गया पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुलभूषण जाधव के केस में लागू नहीं होता। ICC विश्व कप में अफगानिस्तान ने एक और जीत हासिल करते हुए नीदरलैंड्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 180 रनों के लक्ष्य को अफगानिस्तान ने 32वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। वो अंक तालिका में 4 जीत के साथ 5 अंक लेकर 5वें स्थान पर आ गई है। और वक्त यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ICC विश्व कप में शनिवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में सुबह पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से होगा। हार के सिलसिले को खत्म करके वापस जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी न्यूजीलैंड की टीम। शनिवार के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी इंग्लैंड की चुनौती। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने की होगी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी चोट के कारण वनडे विश्व कप से बाहर हो गए और उनकी जगह काइल जेमिसन को शामिल किया गया। न्यूजीलैंड के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान हेनरी को चोट लगी थी। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 400 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक दिल्ली के कुशाग्र रावत ने जीतने में सफलता पाई। केरल के सजन प्रकाश ने रजत पदक हासिल किया। वहीं कर्नाटक के एस अनीश गौड़ा ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक दिल्ली की भाव्या
सचदेवा ने 4 मिनट 27.93 सेकंड के साथ जीता। वहीं तेलंगाना की वृत्ति अग्रवाल ने रजत और कर्नाटक की शीरीन कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। महिलाओं की 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड फाइनल का स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने जीतने में सफलता पाई। वहीं इस स्पर्धा का रजत पदक महाराष्ट्र की रुतिका शर्मा ने जीता, जबकि कांस्य पदक पश्चिम बंगाल की अनीशा ने अपने नाम किया। महिलाओं की 200 मीटर मेडले में कर्नाटक की मानवी वर्मा ने सभी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं गोवा की राजेश ने रजत और कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्रा ने कांस्य पदक प्राप्त किया। तैराकी में ही महिलाओं की 50 मीटर बैक स्ट्रोक का स्वर्ण पदक कर्नाटक की रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने जीतने में सफलता पाई। बंगाल की सुप्रब्धि ने रजत और गोवा की पी मंगूश ने जीता। पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने 25.77 सेकंड के साथ पहला स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के ऋषभ दास ने रजत और सर्विसेज की मधु ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की पूजा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। पूजा ने फाइनल में पंजाब की पहलवान को आसानी से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में ही पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में हरियाणा के नवीन स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया। नवीन ने फाइनल में दिल्ली के सौरभ सहरावत को आसानी से 9-5 से शिकस्त दी। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अजय भारत का सामना दक्षिण कोरिया से शनिवार को होगा। वहीं टीम इंडिया ने लीग चरण में कोरिया को 5-0 से पराजित किया था। अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने सत्र के अंतिम टूर्नामेंट WTA फाइनल्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में स्थान बना लिया। पेगुला ने मारिया सकारी को 6-3, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रसिद्ध द एप्स सीरीज की चौथी फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ एप्स का ट्रेलर हुआ लॉन्च। 24 मई 2024 को यह फिल्म सिनेमाघरों में देगी दस्तक। यूनिवर्सल स्टूडियोज ने द फॉल गाई नामक आगामी फिल्म का ट्रेलर जारी किया है। रयान गोसलिंग इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का प्रोमो आया। दिवाली में देगी सिनेमाघरों में दस्तक। 5 नवंबर से खुलेगी फिल्म की एडवांस बुकिंग। इमरान हाशमी विलन की भूमिका निभा रहे हैं। HBO की प्रसिद्ध सीरीज हाउस ऑफ ड्रैगन्स का दूसरा सीजन साल 2024 में आने की संभावना है। प्रेस के लिए पहली बार इसके ट्रेलर की स्क्रीनिंग की गई। फेमस सिटकॉम फ्रेंड्स के एक्टर मैथ्यू पेरी, जिनकी हाल ही में मौत हुई थी, उनके नाम पर मैथ्यू पेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई है। यहां पर नशे की लत से जूझ रहे लोगों का उपचार किया जाएगा। बॉलीवुड के मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर जवान को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में अब थिएटर के बाद अब लोग शाहरुख खान की जवान का लुत्फ घर बैठकर उठा सकते हैं। BTS के जंगकुक ने अपना सोलो एल्बम निकाला है। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू नामक गाया और इस एल्बम का नाम गोल्डन है। और एक्सप्रेस न्यूज में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।